हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज क्लास 10 साइंस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो यूपी बोर्ड में 2 अंक के पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन रसायन विज्ञान के होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। जितने भी ये क्वेश्चन होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अब वीडियो को पूरा देखिएगा, इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जानते हैं पहले प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न हमारा है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं में के समीकरण लिखिए। तो विस्थापन आप जानते हो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक शक्तिशाली पदार्थ यानी जो कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व कोई परमाणु को विस्थापित कर लेता है। और द्विविस्थापन क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जो दोनों अभिकार क्या होती है, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि विस्थापन क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व के उसके लवण को अपने विलयन की ओर विस्थापित कर लेता है, जबकि द्विविस्थापन क्या होती है, एक दूसरे से अदला बदली करती हैं कि दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसे भी देखिए पहला आपको समीकरण दिख रहा होगा कि Zn + CuSO4 कौन सी अभिक्रिया विस्थापन है। यहाँ किया Zn ने क्या किया, उसके SO4 को अपनी ओर विस्थापित कर लिया और Cu क्या हो गया, अलग हो गया। यानी जैसे केवल एक परमाणु को अपनी ओर, एक अणु को अपनी ओर विस्थापित कर लिया। और यहाँ पर देखिए क्या बनाया ZnSO4 प्लस क्या बच गया, Cu। कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन। यानी देख सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया एक तत्व दूसरे तत्व के उसके लवणों को अपनी ओर क्या कर लेता है, विस्थापित। तो यहाँ Zn ने क्या किया, SO4 को अपनी ओर विस्थापित कर लिया और Cu कहाँ निकल गया, अलग निकल गया। और यहाँ पर देख लीजिए कि जब द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के मध्य आदान प्रदान होता है, आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर देखिए कि BaCl2, Ba के पास क्या है Cl2 और Na के पास क्या है SO4। तो अब क्या करेंगे, जो SO4 होगा वो कौन ले लेगा, Ba ले लेगा और Cl किसके लिए दे देगा, Na के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा कि NaCl और प्लस BaSO4। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है संक्षारण किससे कहते हैं। संक्षारण आप जानते हो कि अगर कोई धातु हो और उस पर नमी और वायु लग जाए तो वह धातु क्या हो जाए, धीरे धीरे क्या होने लगे, खत्म होने लगे, सड़ने लगे, यानी उस पर जंग लगने लगे। तो देखिए कि वह अभिक्रिया जिसमें धातु नमी तथा वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया द्वारा नष्ट हो जाती है, क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, देखेंगे कि Fe लोहा है और जो ऑक्सीजन हो गई XH2N कोई नमी है, और जो अभिक्रिया करके क्या बनाएगी Fe2O3 × XH2, यानी क्या लगा लेगा, जंग लग जाएगी। क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। ऐसे चांदी का काला पड़ना, चांदी हो जाएगी Ag, सिल्वर चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करेगी तो क्या हो गया, सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। तो क्या लगेगी, काला अवक्षेप देगा, कैसी बन जाएगी, चांदी कैसे हो जाएगी, काली हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न देखिए, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा दी। हम जानते हो कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर क्या देते हैं, वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H+ आयन देते हैं, वे क्या होते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे HCl H2SO4 आदि क्या है जी, अम्ल है। जैसे यहाँ पर देखिए HCl जल में या किसी आयन द्वारा वियोजित होकर क्या दिया, H+ आयन देता है और क्या है, Cl 2 आयन में टूट जाता है। तो क्या देते हैं, सीधी आपको बात ध्यान रखनी है कि कोई भी अम्ल होगा जल या किसी आयन में वियोजित होकर क्या देता है, H+ आयन देता है, भी क्या कहलाते हैं, अम्ल होते हैं। जैसे HCl H2SO4 इनको वियोजित करेंगे तो क्या देंगे, देखिए H+Cl अलग निकाल देंगे। इसी क्षार में देख सकते हैं ये क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। यहाँ पर देखिए कि NaOH और क्या दिया, वियोजित होकर क्या दिया, Na+OH- आयन देते हैं। तो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार। जैसे NaOH, KOH और NH4OH आदि। यहाँ पर देखिए कि प्रबल अम्ल, कोई साथ में क्वेश्चन पूछेगी, अम्ल और क्षार की अवधारणा दीजिए, साथ में प्रबल अम्ल और दुर्बल, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार के लिखिए नाम है। तो प्रबल अम्ल कौन सा होगा, HCl H2SO4, दुर्बल क्षार को कौन से होगी, NH4OH, और प्रबल क्षार कौन सी हो, NaOH प्रबल क्षार हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, तो आप देखेंगे कि वह यह स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो जल का आयनित भाग होता है वो क्या होता है, यानी मान लीजिए कि तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जिससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जल का आयनिक गुणनफल किसके बराबर होता है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जब आप पीएच वाले सवाल लगाओगे
या जो न्यूमेरिकल लगाओगे तो उनमें वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो समीकरण होता है तो आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि लिखिए तथा इसकी जल में जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम की अगर हम 120 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करा दे सकते कि क्या लिखा है 2H2O इस पर किससे CuSO4 कैल्शियम सल्फेट की किससे क्रिया करा दें, जल की जिप्सम की जिप्सम की किससे 120 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराने पर CaSO4 इंटू 1/2H2O इंटू 3/2H2 यानी कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम को गर्म करने पर कितने पर 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यानी जब कैल्शियम सल्फेट या डाइहाइड्रेट या कह सकते हैं जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो आपका क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, साथ में क्या बनेगा, जल निकल जाता है। फिर इसे द्वारा हम इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया करा दें तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। तो ठीक, जल के साथ क्रिया कराने पर यानी दोबारा देख सकते हैं आप कि हमने क्या किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराई तो क्या बन गया, जिप्सम बन गया। क्या बन गया, जिप्सम बन जाएगा, उल्टा ही हो जाएगा। ठीक है, इसको पलट देंगे। ठीक है भैया, अभिक्रिया कोई रटना नहीं है। उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने के लिए और जो दीवारों को चिकना मिकना बनाने के लिए इसका उपयोग, जैसे पुटिन मुटिन बनाते हैं उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अब देखो कि अगला क्वेश्चन होगा कि भर्जन एवं निस्तापन को उदाहरण द्वारा समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल गारंटी से लिख लीजिए कि यह क्वेश्चन आपके प्रश्न में आपके पेपर में आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन पहला है कि भर्जन की बात करें, किसी अगर कोई अभिक्रिया होगी किसी भी धातु ऑक्साइड को क्या कह सकते हैं कि सांद्रित अयस्क में वायु की नियंत्रित मात्रा में या गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइडों को परिवर्तित करना। यानी अगर किसी पदार्थ की क्रिया किसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में करा दी जाए तो वह अभिक्रिया कौन सा होता है, भर्जन कहलाती है। यानी कह सकते हैं अगर परिभाषा आप रटते हो तो सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में, कोई भी अयस्क है जिसका हमें शोधन करना है उसकी वायु की नियंत्रित मात्रा में वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे तथा परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइडों में परिवर्तित करें। ऑक्साइड बताइए जैसे ZnS या क्या है, अयस्क है, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराई किसकी, वायु की उपस्थिति में, तो क्या बनाया, Zn ऑक्साइड बनाया। यानी देखिए जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो क्या कहलाएगी, ये क्रिया भर्जन क्रिया होगी। तो कोई भी अयस्क को ये क्या किसकी जो अयस्कों के सांद्रण की विधियाँ होती हैं भर्जन और निस्तापन। तो अगर हम किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करें तो वह क्रिया भर्जन, और वायु की अनुपस्थिति में करें तो वह निस्तापन होगी। देखेंगे कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइडों में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निस्तापन कहते हैं। सेम टू सेम उसका उल्टा हो गया। ZnCO3 अयस्क है, इसको क्रिया किया Zn ऑक्साइड, साथ में क्या निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए और इसको एक उदाहरण द्वारा समझाइए। देखो आप ये प्रश्न तो है लेकिन इनको प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में जरूर पूछे जाएगा। ठीक है, गारंटी से लिख लीजिएगा। पर देखिए जब कार्बनिक यौगिक का सामान्य अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान होते हैं, अगर अणुसूत्र और क्रियात्मक समूह समान हो और उनके अणुभार में कितने का अंतर हो, 14 का अंतर हो, 14 के अंतर से घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें जैसे मैथेन, एथेन। ठीक है, तो किसमें कि अगर कोई क्रियात्मक समूह हो, कार्बनिक समूह हो तो या सामान्य अणुसूत्र और क्रियात्मक समूह समान हो लेकिन कितने के अंतर में रखें हम, 14 के अणुभार 14 के अंतर में अगर उससे घटते बढ़ते क्रम में रख दें तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम क्या बोलेंगे, सजातीय श्रेणी कहेंगे। जैसे मैथेन, एथेन, ये क्या होगी, सजातीय श्रेणी की कुछ उदाहरण हो जाएंगे। अब बात करते हैं एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणधर्मों की। तो ये क्वेश्चन भी आप रट लीजिएगा। अगर हम एसिटिक अम्ल की लिथियम एल्यूमिनियम डाइहाइड्राइड और द्वारा अपचयन करने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त है। अगर हम एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH प्लस क्या कर दें, हाइड्रोजन की क्रिया लिथियम एल्यूमिनियम एंड कौन सी ट्राइहाइड्राइड किसे क्रिया करा दें तो क्या उपस्थिति में क्रिया कराएं तो क्या बनेगा, CH3CH2OH यानी एथिल एल्कोहल बनेगा। ये क्या है, एथिल एल्कोहल बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल बन जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। फिर ऐसे ही सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर तो CH3COOH की NaOH, सोडा लाइम क्या हो, NaOH के साथ किसकी उपस्थिति में, चूना यानी CaO की उपस्थिति में करने पर मेथेन गैस प्राप्त होती है और साथ में सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है।
तो अगला प्रश्न देख लीजिए, साबुनीकरण क्या है। इस क्वेश्चन की मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा। तो साबुनीकरण क्या होता है, अगर हम बात करें कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। किसके? उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH और RaOH के लवण KOH द्वारा जल अपघटित से प्राप्त किए जाते हैं और साबुन के निर्माण की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अगर बात की जाए कि जैसे CH2CO C17H35 अगर इनकी समीकरण लिखा है NaOH से क्रिया करा दें तो एक ग्लिसरॉल और साथ में क्या बनेगी? आपकी साबुन बन जाएगी। आप इस समीकरण को नोट लिखिए। सिर्फ आपको करना क्या, सेम टू सेम एक याद कर लीजिए, CH3O C17H35 सेम टू सेम, फिर वही है कि यहाँ पर आपको 2 नहीं लगाना होगा और फिर NaOH से क्रिया करी ग्लिसरॉल बन जाएगा, यानी CH2OH और क्या होगा CHOH और फिर CH2OH। यहाँ पर भी क्या करना है, आपको 2 नहीं लगाना है, सिर्फ वही एक ही चल रहा है, यानी ग्लिसरॉल बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा C17H35 COO, यानी क्या बन जाएगा? साबुन बन जाएगा। तो क्या होगी साबुनीकरण? अगर हम उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की पोटेशियम या सोडियम लवण को साबुन कहते हैं और ये तेलों व वसाओं से क्रिया करके क्या है? वसा है, ये वसा का सूत्र है। तेलों वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं और साबुन के निर्माण की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। और इस समीकरण को आप नोट कर लोगे। फिर देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। अब मेंडलीव का नाम सुनते ही आप ध्यान रखोगे कि भार के बारे में। अगर किसी तत्व की भौतिक व रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके जो क्या हो परमाणु भार की भी क्या होती है? आवृत्ति फलन होती है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समयांतराल पर गुणों की पुनरावृत्ति होती है। फिर दोबारा बस ध्यान रखना है कि इन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं? समानुपाती एक कार्यफलन के देखते हैं परमाणु भारों के आवृत्ति फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समयांतराल के बाद उनकी पुनरावृत्ति होती है। बाबा दोहराती। और आप इसको अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त नियम में क्या देख रहा है? परमाणु क्रमांक। अगर इस तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन हो, जिसकी खोज 1913 में किसने की थी? आप सकते हैं मोजले ने सन 1913 में इसकी खोज की थी। यानी मोजले ने सन 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज की। एक के बाद यह सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत गुण परमाणु क्रमांक है, ना कि क्या है? परमाणु भार। इस आधार पर उन्होंने एक नया नियम दिया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन होते हैं। किसकी खोज की? परमाणु क्रमांक की। उसके बाद रखा कि तत्वों का मेन गुण क्या है, किसके आधार पर व्यवस्थित कर सकते हैं? परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व की आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त लिखिए। तो आपको इसको करना कैसे होगा? आपको बस सिंपल सा क्या करना है कि देखिए, आपको सबसे पहले तो एक चीज़ आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हो तो आप इन क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक आ रहा है, उसे आप जरूर देखें। देखिए, मान लीजिए बात कर रहे हैं 17 परमाणु क्रमांक वाले 17 की। अगर हम इसे निकालते हैं 1s² 2s² 2p6 3s², कितनी हो चुकी? 3s² 3p6 2 4 कितने 10 और 6 कितनी हो चुकी? 2 और 2 4 और 6 10 2 12 और 12 और 6 कितनी हुई? 38। हमें कितनी चाहिए? 5 चाहिए। कितने? 5 तो हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए लास्ट में आपको लिख रखा हो 3p5। तो जी आगे वाला जो 3 क्या है? ये बताता है आपका आवर्त। ये क्या बताता है? ब्लॉक। कौन से ब्लॉक में है ये तत्व? और ये क्या बताता है? वर्ग। कौन से वर्ग में है? तो आप इस पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा होगा कि देखिए कि जो क्लोरीन यानी क्लोरीन C17H में C17 यानी क्लोरीन को क्या है? 17 परमाणु क्रमांक है और परमाणु भार क्या है? 35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। यानी अगर KLM में निकालोगे KLMN, यानी इस पर 2 होते हैं, इस पर 8 होते हैं, इस पर 18, इस पर 32। अगर इसमें इसे केवल कितने 2 की जरूरत होती है, इसके ऊपर 8 और इससे कितने बचे? 2 8, इसके ऊपर 7। यानी कि ए भी निकल आता है। 2 तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। तो कितने? 2 8 7 है। इनमें 3 कोष उपस्थित हैं। कितने कोष उपस्थित हैं? यहाँ पर देखिए, आपने खुद देखा कितने 3 कोष उपस्थित हैं। ठीक है, 3 कोष उपस्थित हैं
और अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। देख सकते हो कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसलिए यह आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त का सदस्य है तथा कौन से वर्ग में है? देखिए कि जो 5 में, देखिए 5 में 6 में ए वर्ग में उपस्थित है। ठीक है, 7 में, सॉरी कौन से 7 में ए में उपस्थित है। कौन से वर्ग में? 7 ए वर्ग में उपस्थित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्षारीय मृदा तत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो आवर्त सारणी के जो वर्ग 2 के तत्व होते हैं ये क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा तत्व कहलाते हैं। जैसे BeMg, Ca, Sr, Ba तथा Ra इसमें क्षारीय मृदा होते हैं, धातु होते हैं, क्षारीय मृदा धातु होते हैं। इनके क्षारीय गुण मिट्टी के में पाए जाते हैं और इनके कारण इन्हें क्षारीय मृदा तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहोगे क्षारीय मृदा तत्व हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? किन्हीं 4 क्रियात्मक समूह के सूत्र सहित उनके नाम लिखिए। तो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं कि परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाशीलता बताते हैं तथा उनके गुणों को सुनिश्चित करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे कोई भी तत्व है, मान लीजिए कार्बनिक यौगिक का C2H5 और हमने पीछे क्या जोड़ दिया? OH। अब ये OH क्या है? क्रियात्मक से क्या बताता है? किसको दर्शाता है? एल्कोहल को। देखिए कि किसका सूत्र हो जाएगा? एल्कोहल का। अगर पीछे COO लगा हो तो क्या लगाएगा आपका? देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH। ऐसे देखिए कि पहला क्रियात्मक समूह क्या है? OH। OH किसका क्रियात्मक समूह होता है? एल्कोहल का। एल्डिहाइड का देखिए CHO क्या होता है? CHO। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, CHO भी लिख सकते हो। कीटोन का क्या होगा? C+O। आप सकते हो कि ये कीटोन का क्या होगा? C+O भी लिख सकते हो। कार्बोक्सिलिक अम्ल का C ऐसे भी लिख सकते हो आप, COOH। कार्बोक्सिलिक समूह का क्रियात्मक समूह हो जाएगा। 4 क्रियात्मक समूह यानी क्या हो गए कि परमाणु अथवा परमाणु के समूह जो कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाशीलता को बताते हैं क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिक के नाम व सूत्र लिखिए। तो एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है और एसिटिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इनके सूत्र क्रमशः CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड का, CH3COOH का इसका होगा एसिटिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।